हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। राधे कृष्णा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। उससे पहले हम लोगों ने चर्चा की भूगोल क्या है, उसकी परिभाषा हम लोगों ने देखी। फिर उसके बाद भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो मुख्य रूप से भूगोल की कितनी शाखाएं मानी गई थी? 2 मुख्य रूप से शाखाएं मानी गई थी। उसमें सबसे पहली जो शाखा है वो कौन सी है? भौतिक भूगोल। और दूसरी कौन सी शाखा है? मानव भूगोल। देखिए, पेड़ जो होता है तो पेड़ का मेन जो तना होता है और फिर तने से ऊपर, जैसे पेड़ का क्या हो गया, मेन तना हो गया, और फिर उसके बाद इसकी ब्रांचेज निकलती जाती हैं, ठीक है ना, शाखाएं निकलती जाती हैं। या फिर परिवार के अंदर अगर अपन देखें तो परिवार के अंदर अपने दादाजी, फिर दादाजी के पुत्र कितने थे? 4, फिर उसके बाद उनके पुत्र। तो इस तरीके से फैमिली या परिवार जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से मानव भूगोल, जो ये भूगोल विषय जो है ये भी धीरे धीरे विकसित रूप में आने लगा और फिर उसके बाद ये भी शाखाओं के रूप में बढ़ने लग गया। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चर्चा करेंगे मानव भूगोल। तो मुख्य रूप से भूगोल की कितनी शाखाएं बताई थी हम लोगों ने? 2 मुख्य रूप से शाखाएं बताई थी। एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। उसमें जो मेन शाखा है मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी, आज उस विषय पर अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। और सामान्य जानकारी के अंदर क्या प्राप्त करते हैं? जैसे कि भूगोल है क्या, ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग अर्थात परिचय और उसका अर्थ। किसका? मानव भूगोल का। तो मानव भूगोल का सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे और फिर उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे कि क्या अर्थ होता है मानव भूगोल का। फिर उसके बाद फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल के पिताजी कौन हैं या फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद डेफिनेशन, मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति अर्थात इस विषय की प्रकृति क्या है और इसका उद्देश्य क्या है पढ़ने का, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। उससे पहले हम लोग देखें भूगोल क्या है। तो ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों का अध्ययन करना, उनके बारे में जानना और जान करके फिर उसके बाद उन तथ्यों का क्या करना? विश्लेषण करना, और विश्लेषण करके उनका वर्णन करना या फिर उसके बारे में लिखना। यही भूगोल का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। फिर उसके बाद यहां पर अपन देखें तो प्राचीन काल के अंदर या इतिहास के ज्ञात काल में अगर अपन जाएं तो प्राचीन काल में भूगोल को किस तरीके से पढ़ा जाता था? तो प्राचीन काल के अंदर भूगोल के अंदर जो है केवल पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, घाटियां, झीलें, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, इन सब का अध्ययन किया जाता था। रेगिस्तान और देश विदेश की सीमाओं का वर्णन किया जाता था। यही क्या मानते थे कि भाई यही समग्र भूगोल है। इसी को क्या माना गया? संपूर्ण भूगोल माना गया। किसको? कि पर्वत, पठार, मैदान पढ़ लो, प्रमुख रेगिस्तान जो हैं वो पढ़ लो, नदी, घाटियां, झीलें, महासागर पढ़ लो और देश विदेश की सीमाएं पढ़ लो। इसी को क्या बोल दिया गया कि साहब यही समग्र भूगोल है। इसी को क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भाई हम लोग जो हैं केवल इन पत्थरों को ही क्यों पढ़ रहे हैं, अर्थात जो भौतिक तत्व हैं पर्यावरण के, केवल उनका अध्ययन ही क्यों कर रहे हैं? हम मानव को भी शामिल करें और मानव को शामिल करके फिर उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो क्यों नहीं ये सही हो जाए। तो फिर उसके बाद
जो है दो मत आने लगे कि भाई मानव को जो है आप लोग केंद्र में रख करके और फिर उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन कीजिए। तो ये विचारधारा कहां से शुरू हुई? जर्मन जो भूगोलवेता थे उन्होंने 18वीं शताब्दी में भूगोल के समग्र रूप को क्या कर दिया? उजागर किया उन्होंने, जर्मन भूगोलवेताओं ने। और कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में भूगोल के समग्र रूप को उजागर करना शुरू कर दिया तथा मानव को भी एक प्रमुख भौगोलिक कार्यकर्ता के रूप में स्थान दिया। किन लोगों ने? जर्मन भूगोलवेताओं ने, कि भाई मानव को भी आप क्या करें? शामिल करें इसके अंदर। किसके अंदर? भूगोल के अंदर। केवल पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, घाटियां, महासागर और सीमाओं तक हम सीमित नहीं रह सकते। मानव भी क्या करता है? भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है और भौतिक पर्यावरण भी क्या करता है? मानव को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो हम मानव को अलग नहीं कर सकते, मानव को भूगोल के दायरे में लाना ही होगा। ये विचारधारा थी किनकी? जर्मन भूगोलवेताओं की। अब जब ये विचारधारा बन गई तो भूगोल के समग्र रूप को उन्होंने उजागर करना शुरू कर दिया और मानव को एक प्रमुख भौगोलिक कार्यकर्ता के रूप में शामिल कर लिया। अब देखिए किस तरीके से ये विचारधारा उत्पन्न हुई और कहां से स्टार्ट हुई। देखिए भूगोल के अंदर क्या हुआ, जब ये विचारधारा आ गई कि एक तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरा किसका कर रहे हैं? मानव का अध्ययन भी कर रहे हैं, मानव को भी शामिल कर रहे हैं, उसका भी अध्ययन हम शामिल कर रहे हैं। तो अब ये विचारधाराएं जब उत्पन्न होने लग गई तो भूगोल के अंदर क्या शामिल हो गया? भूगोल में द्वैतवाद हो गया। द्वैतवाद का मतलब क्या हो गया? द्वैत का मतलब दो और वाद का मतलब पक्ष, मतलब दो पक्ष हो गए। एक पक्ष तो क्या बोल रहा है? एक पक्ष बोल रहा है कि भौतिक भूगोल ही सामान्य भूगोल है या संपूर्ण भूगोल है, और एक पक्ष ने क्या कहा कि नहीं साहब ये गलत है, आप मानव को भी शामिल करके संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो समग्र भूगोल कहलाएगा। तो इस तरीके से दो मत हो गए ना। एक पक्ष भौतिक भूगोल के पक्ष में है, यानी कि भौतिक तथ्यों का वर्णन करना चाहता है, और एक पक्ष किसका वर्णन करना चाहता है? मानव को केंद्र में रखते हुए और फिर उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना चाहता है। इसी को क्या बोला गया? द्वैतवाद। तो ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। तो सर्वप्रथम जो द्वैतवाद है वो कहां शुरू हुआ? वो स्टार्ट हुआ यूनानी विद्वानों ने इसकी क्या रखी? नींव रखी। जैसे हिक्केटियस जो महोदय हैं, जो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं, उन्होंने किस पर बल दिया? भौतिक भूगोल पर बल दिया कि भाई हम लोग तो क्या पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल ही पढ़ेंगे, भौतिक तत्वों का अध्ययन ही करेंगे। फिर उसके बाद हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिताजी हैं, और स्ट्रेबो। तो हेरोडोटस और स्ट्रेबो इन्होंने किस पर बल दिया कि नहीं साहब आप जो है इनका अध्ययन कीजिए भौतिक तत्वों का, लेकिन हम किस पर बल देंगे? मानवीय पक्ष पर बल देंगे, अर्थात मानव को भी इसके अंदर शामिल करेंगे। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मानव भी क्या करता है? भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है और भौतिक पर्यावरण भी क्या करता है? मानव को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से ये दो विचारधाराएं बन गई। इसी को बोला गया ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में द्वैतवाद। ये बिल्कुल और डिटेल से अपन चर्चा कर लेंगे, फिलहाल अपने को सामान्य जानकारी लेनी है। फिर उसके बाद वास्तविक विकास कब हुआ? तो वास्तविक विकास कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। और कब? एक भूगोलवेता थे बर्नहार्ड वारेनियस महोदय, 17वीं शताब्दी में 1622 से 1650 तक इनकी एक पुस्तक आई और उस पुस्तक का नाम था सामान्य भूगोल, और इंग्लिश में बोले तो ज्योग्राफिया जनरलिस। सामान्य भूगोल के अंदर बर्नहार्ड वारेनियस महोदय ने क्या किया? सर्वप्रथम, ध्यान देना, सर्वप्रथम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या किया? अंतर को स्पष्ट किया कि साहब ये तो है भौतिक भूगोल और ये है मानव भूगोल। इस तरीके से सबसे पहले जो अंतर स्थापित किया किसके अंदर? भूगोल के अंदर। और कौन कौन सी शाखा के अंदर? कि ये तो भौतिक भूगोल है और ये कौन सी है? मानव भूगोल। तो इन दोनों के अंदर अंतर जो है वो स्थापित करने वाले महोदय कौन थे? वारेनियस महोदय। और कौन सी बुक में
ये अंतर दिया उन्होंने सामान्य भूगोल, ज्योग्राफिया जनरलिस। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के अंदर जो कांट महोदय थे, कांट महोदय ने क्या किया, भौतिक भूगोल पर बल दिया। फिर उसके बाद जो हमबोल्ट महोदय थे उन्होंने भी क्या किया, भौतिक भूगोल तथा प्रकृति में क्या कहा कि प्रकृति में एक रूपता को शामिल किया, प्रकृति में एक रूपता को देखते थे। और फिर उसके बाद रिटर महोदय ने किस पर बल दिया, मानव केंद्रित पर अध्ययन करने पर उन्होंने बल दिया। फिर उसके बाद ब्लास है, ब्रून्स है, डिमांजिया है ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को विकसित करने का कार्य किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, भूगोल विषय का धीरे धीरे क्या होने लग गया, विकास होने लग गया। और जैसे ही विकास होने लग गया तो फिर उसके बाद मुख्य रूप से दो शाखाओं का जन्म हुआ। एक कौन सी शाखा हो गई, भौतिक भूगोल, और दूसरी कौन सी शाखा हो गई, मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल, चूंकि अपने को पता है कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाएगा। या भौतिक तत्वों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, भौतिक भूगोल कहलाएगा। अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटियां, इन सब का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, भौतिक भूगोल के अंदर करते हैं। फिर उसके बाद मानव भूगोल, तो मानव भूगोल के अंदर जो भौतिक पर्यावरण है उन भौतिक पर्यावरण को शामिल करते हुए, और मानव क्या करता है, उन भौतिक पर्यावरण से, भौतिक तत्वों से संघर्ष करता है और समायोजन करता है, संघर्ष और समायोजन करता है। तो उसको क्या बोल दिया गया, मानव भूगोल बोल दिया गया, या मानव भूगोल के भूदृश्य बोल दिया गया। जो प्रकृति ने स्वयं निर्मित किए हैं, पर्वत, पठार, मैदान, उनको तो भौतिक दृश्य बोल दिया गया, क्योंकि मानव का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पर्वत को मानव खड़ा कर सकता है क्या, हिमालय को कि ये लो साहब पर्वत खड़ा हो गया और ये उस महोदय ने खड़ा किया है, नहीं, ये प्रकृति निर्मित है, प्रकृति स्वयं निर्मित किया है इन्होंने। ठीक है, जैसे प्राकृतिक वनस्पति का नाम लेते हैं अपन, नेचुरल जो वेजिटेशन है, मानव स्वयं थोड़ी निर्मित करता है, प्रकृति स्वयं निर्मित करती है। हाँ, जब मानव, अब भौतिक जो भूदृश्य हैं और जो मानव जनित जो भूदृश्य हैं उनको आप बिल्कुल अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैंने लिया कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्रकृति स्वयं निर्मित करती है, लेकिन उस नेचुरल वेजिटेशन में कुछ वनस्पतियों को निकाल करके अगर लगा दें अपन, मानव जब लगाना स्टार्ट कर देता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो मानव भूगोल का भूदृश्य कहलाएगा। जैसे गेहूं का खेत है, फिर उसके बाद चावल का खेत है, तो मानव क्या करता है, कुछ चुनी हुई वनस्पतियों को चुन लेता है और फिर उसके बाद क्या करता है, उनका कार्य करना संपादित कर देता है। तो इस तरीके से मानव भूगोल। इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन और भी ले सकते हैं, जैसे नदी। नदी क्या है, भौतिक भूदृश्य है, ठीक है, प्रकृति ने स्वयं निर्मित की है, भौतिक भूदृश्य है। लेकिन अब मानव निर्मित भूदृश्य कौन सा होगा, उसके अंदर नदी से जब अपन नहर को निकालते हैं, ठीक है ना, नदी जो है, मुख्य जो नदी है, और उस नदी से अपन नहर को निकालते हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, तो क्या है, वो मानव भूदृश्य है। किसने निर्मित किया, मानव ने निर्मित किया। तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, भौतिक दृश्य कौन से हैं और मानवीय भूदृश्य कौन से हैं। तो ये तो बात हो गई जनरल अपना इंट्रोडक्शन ऑफ मीनिंग, यानी कि मानव भूगोल का परिचय और उसका अर्थ क्या होता है, यहां तक हम लोगों ने चर्चा की। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पुटअप हुआ है आरपीएससी के अंदर कि फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है, तो उसका आंसर क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय। ये जर्मन भूगोलवेता थे और इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए समग्र रूप से जब भूगोल का उजागर किसने शुरू किया था, जर्मन भूगोलवेताओं ने ही यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो रेटजेल महोदय क्या है, जर्मन भूगोलवेता हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं,
फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इनकी एक जो है पुस्तक है और वो पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है ये प्रकृति और मानव के बीच में अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। नृविज्ञान जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है ना, अलग से शाखा है नृविज्ञान, इसको अपन बोल सकते हैं। तो जो रेटजेल महोदय थे वो क्या थे, प्रकृतिवादी विचारक थे, मतलब प्रकृति को मानने वाले थे कि भाई प्रकृति ही जो है वो सब कुछ है। तो प्रकृतिवादी विचारक थे और उन्होंने क्या माना, उन्होंने ये माना कि मानव भूगोल जो है वो मानव भूगोल के जो दृश्य हैं वो वातावरण से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, वातावरण से संबंधित हैं। जितने भी भूदृश्य हैं इस पृथ्वी के धरातल पर वो किससे माना, रेटजेल महोदय ने वो किससे माना, वातावरण से संबंधित माना। और क्या बताया, और वातावरण को भौतिक दशाओं का योग भी माना, वातावरण को भौतिक दशाओं का योग माना कि जो अपना जो क्लाइमेट है या जो वातावरण है उससे जो भूदृश्य निर्मित होते हैं ये भौतिक दशाओं का ही योग है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात रेटजेल महोदय ने मानव को इतना महत्व नहीं दिया, उन्होंने किसको महत्व दिया, इसी को महत्व दिया, प्रकृति को ही महत्व दिया। प्रकृतिवादी विचारक थे और मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित हैं और वातावरण को भौतिक दशाओं का योग माना। अब फिर उसके बाद देखिए हम लोग कुछ डेफिनेशन या परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा जो है मानव भूगोल की परिभाषा क्या होगी। अब मानव भूगोल की परिभाषा क्या होगी, अब यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है। अब देखिए ये है, ये तो है अपनी अर्थ, ठीक, और ये यहाँ पर क्या है, मानव। ये देखिए पृथ्वी के ऊपर है मानव, हाँ अब ये जैसा भी बना है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये मानव है। अब यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किया गया है, जो एरो के निशान लगे हुए हैं ये इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, अपना वायुमंडल है। और इस वायुमंडल के अंदर देखना, ये जो वायुमंडल है प्रकृति ने स्वयं निर्मित किया, यानी कि भौतिक भूदृश्य हो गया या भौतिक कारक हो गए। तो ये जो भौतिक कारक हैं ये क्या करते हैं, मानव को प्रभावित करते हैं। लेकिन मानव भी क्या करता है, इन भौतिक तत्वों को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मानव हो गया और फिर क्या हो गया, भौतिक पर्यावरण हो गया। दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हो गए ना, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अंतर संबंधित हो गए, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से भौतिक पर्यावरण भी मानव को प्रभावित करता है और मानव भी क्या करता है, भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यानी कि प्रकृति जो है जो भी कहर बरपाती है, मानव उसका शांत तरीके से उसको सहन नहीं करता, उसका रिप्लाई देना जानता है। फिर उसके बाद देखिए कुछ डेफिनेशन है यहाँ पर। अब पहली जो डेफिनेशन है वो चूंकि अपन किनकी लेंगे, जो पिताजी हैं मानव भूगोल के, उसी की अपन डेफिनेशन लेंगे। तो रेटजेल महोदय की जो मेन परिभाषा है, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, कि जो मानव भूगोल के जितने भी भूदृश्य हैं वो किससे संबंधित होते हैं, वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है, जो भौतिक दशाओं का एक क्या होता है, योग होता है। दूसरी जो परिभाषा दी किसने, कुमारी सैंपुल महोदय ने। ये कुमारी सैंपुल महोदय किनकी शिष्या थी, रेटजेल महोदय की शिष्या थी। तो चूंकि सीधी सी बात है, अगर ये इनकी शिष्या थी तो कुमारी सैंपुल भी क्या थी, प्रकृतिवादी विचारक थी, प्रकृति को ज्यादा मानती थी। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, ध्यान देना इस चीज को, कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी अस्थायी है क्योंकि गति करती है, घूर्णन भी करती है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यहां पर क्या डेफिनेशन हो गई कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात कुमारी सैंपुल महोदय ने समझाने का प्रयास किया है कि जो पृथ्वी है इस ब्रह्मांड के अंदर अस्थायी रूप से है, वो भी परिवर्तनशील है, ठीक है ना।
अस्थायी पृथ्वी, वो घूर्णन भी करती है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। और मानव भी क्या है, चंचल है, वो भी स्थायी रूप से नहीं है, वो भी क्या करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दोनों क्या है, परिवर्तनशील हैं, अस्थायी रूप से हैं। तो कोई भी वस्तु या कोई भी तत्व इस प्रकृति के अंदर स्थायी रूप से नहीं है, वो हर मिनट हर सेकंड क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। कुछ तत्व होते हैं वो तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ का जो अपने को कई समय बाद पता लगता है कि आज ये इसका परिवर्तन हो चुका है। फिर उसके बाद नंबर 3 जो परिभाषा दी जीन ब्रूंज महोदय ने, उन्होंने कहा कि वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं, उसको क्या कहा, मानव भूगोल कहा। कि भाई जिसमें मानवीय क्रियाएं शामिल हैं उसी को आप लोग क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, रेडजेल महोदय की है, कुमारी सैंपिल महोदय की है और जीन ब्रूंज महोदय की है। फिर उसके बाद आता है नेचर, यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। अब मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो जीन ब्रूंज महोदय ने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है उन्होंने अपने ही विचारों के अंदर, कि अर्थशास्त्र, जैसे अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है, कीमतों से होता है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे हुआ, कीमतों से। भूगर्भ शास्त्र का संबंध किससे हुआ, चट्टानों से। वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे है, पौधों से। और इतिहास का संबंध किससे है, समय से है। इतिहास के अंदर अपन पढ़ते हैं कि उस समय जो है ये युद्ध हुआ था, उस समय ये सभ्यता उत्पन्न हुई थी, उस समय सभ्यता जो है ये नष्ट हो चुकी थी, इन राजाओं ने ये काम किया, तो उसके अंदर समय का होता है। ठीक ऐसे ही भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, स्थान है। तो भूगोल के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, स्थान का अध्ययन करते हैं। और उसमें जिसमें किसका अपने को उत्तर मिलता है, उसमें जिसमें क्या व कहां जैसे प्रश्नों का उत्तर दिए जाने का प्रयास किया जाता है, कि क्या और कहां। ठीक है ना, कि भाई कोई भी स्थान कहां पर है और क्या स्थिति है उसकी फिलहाल, और वहां पर मानव सभ्यता किस प्रकार की थी, आज क्या स्थिति है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है इसके अंदर दिया जाता है। अब देखिए, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित भूदृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंदर आता है। ये बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि आप समझ गए कि मानव निर्मित जो भी भूदृश्य हैं उन सब का अध्ययन किसके अंदर करेंगे, मानव भूगोल के अंदर करते हैं। फिर उसके बाद अतः विषय की जो प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप क्या है, केंद्रीय बिंदु है। तो प्रकृति का मतलब क्या हुआ, कि जो मानव क्रियाकलाप करता है वो सारे क्या हैं, इसके अंदर केंद्रीय बिंदु हैं। ये भूगोल जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी प्रकृति हो गई। अब फिर उसके बाद क्या है, एम क्या है, यानी कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। तो मानव भूगोल का क्या उद्देश्य है, मानव भूगोल का जो मुख्य रूप से है उद्देश्य, वो एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है कि मानव प्रगति समृद्धि। ठीक है ना, मानव प्रगति करे और समृद्ध बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें तो किसी भी देश की स्थिति किस तरीके की है, उसका लिंगानुपात कैसा है, उसकी साक्षरता कैसी है, ठीक है, वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से विकसित हो रही हैं और कितना विकास उनका अभी होना बाकी है, इन सब का अध्ययन करते हैं। फिर ऐसे ही जनसंख्या का जो वितरण है उसका अध्ययन कर लेते हैं कि कहां पर जनसंख्या जो है वो नियंत्रण में है और कहां पर जनसंख्या नियंत्रण में नहीं है। फिर ऐसे ही अधिवासों का वर्णन करते हैं, ग्रामीण जो प्रतिरूप हैं उनका अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद नगर जो हैं उनका अध्ययन करते हैं, नगरीय अधिवासों का अध्ययन करते हैं। तो नगरों की क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से उन समस्याओं से उभरा जा सकता है, इन सब का अध्ययन जो है वो किसके अंदर करते हैं, मानव भूगोल के अंदर करते हैं। तो उद्देश्य हो गया ना कि भाई मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है पढ़ने का, मानव भूगोल का यही उद्देश्य है कि मानव जो है वो प्रगति करे, मानव प्रगति और समृद्ध बने। ठीक है, जो भी संसाधन प्रकृति ने दिए हैं उन संसाधनों का मानव क्या करे, उपयोग करे और
आगे जो है बढ़े या विकास करे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि संपूर्ण जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका हम लोगों ने एक तो सामान्य परिचय की बात कर ली, और फिर उसके बाद उसके मीनिंग की बात कर ली, और फिर उसके बाद फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है उसके बारे में चर्चा कर ली, फिर उसके बाद नेचर किस तरीके का है, और फिर उसके बाद मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मानव भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच जो अंतर संबंध होता है, जो क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाकलाप कौन से, मानव भी क्या करेगा, भौतिक तत्वों को प्रभावित करेगा, और भौतिक तत्व भी क्या करेंगे, मानव को प्रभावित करेंगे। तो इन दोनों के बीच क्या हो गई, अंतर क्रिया हो गई, अंतर संबंधित हो गए। और जब अंतर संबंधित होंगे, अंतर क्रिया होगी, तो मानव कुछ भूदृश्यों का निर्माण करेगा और भौतिक तत्व भी भूदृश्यों का निर्माण करेंगे। इसी को क्या बोल दिया गया, ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। अर्थात लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि अगर भूगोल का अध्ययन हमें करना है तो मानव को केंद्र में मानते हुए संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन कीजिए। आप संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन कीजिए, तब आपका क्या कहलाएगा, समग्र भूगोल कहलाएगा। केवल फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल पढ़ना ही समग्र भूगोल नहीं है। आप मानव को भी क्या कीजिए, उसके अंदर शामिल कीजिए। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसके बाद पार्ट 2 के अंदर अपन आगे और पढ़ेंगे मानव भूगोल के उपागम और मानव भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।